चलो फिर से करें। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। माइक की थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब साउंड सभी का आ रहा है। हाँ, बिल्कुल साउंड अब आ रहा है। ठीक है ठीक है, साउंड अब कनेक्ट होगा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। जी, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मात्रक तथा मापन का दूसरा लेक्चर। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। हालांकि अभी कल डिजिटल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास नहीं चल पाई, पर अब बहुत अच्छे तरीके से क्लास चलने वाली है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े तो हमारी मेहनत और बच्चों के पास तक पहुंचे और उसी ऊर्जा और जोश के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पर। तो हम लोग आगे सीखने वाले हैं मात्रक तथा मापन का, ये पार्ट 2 है। अभी तक जितनी बातें आपने पढ़ी हैं, हाँ एक और बात, कुछ बच्चे कमेंट करने वाले थे, कर रहे थे, मैंने पिछले कमेंट रीड किए और उसमें पढ़ा था कि सर ये नहीं पढ़ाया गया था, पहले कभी नहीं पढ़ाया गया था। देखो, कोई भी टीचर हो कैसे पढ़ाता है वो उसका टेक्निक होता है। और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, अभी हाई स्कूल से आप फर्स्ट ईयर में आए हो, कुछ बोरिंग चीजें होती हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड, थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा होती है, उनमें कॉन्सेप्ट खोज पाना काफी टाइम लगता है और बोरिंग सा चैप्टर लगता है। तो शुरू में ही आपको बोरिंग चैप्टर पढ़ा दिए जाना थोड़ा सा कुछ लोग अलग समझते हैं, बट मैं उसी मजेदार तरीके से इन चैप्टर्स को सिखाने वाला हूं, आपको कतई परेशान नहीं होना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो हम सिखा रहे हैं आपको सीखते हुए चलना है, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप पहले चीजें कोई सीख लेते हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको जरूर मजा आएगा। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड। राहुल, प्रशांत मिश्रा, राधे राधे जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मात्रक तथा मापन में अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मात्रक तथा मापन, मात्रक तथा मापन। हम लोग ये चैप्टर रीड कर रहे हैं। ये चैप्टर था चैप्टर नंबर 2। बिल्कुल सीक्वेंस में पहला चैप्टर पढ़े थे फिजिकल वर्ल्ड। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, टारगेट बोर्ड के वीडियोस लाइव में जाएं और वो लेक्चर देख लें, आपको मिल जाएंगे, जिसमें से पहला लेक्चर आपको फिजिकल वर्ल्ड और फिर फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 2, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रक तथा मापन, जिसमें पार्ट 1 जा चुका है और पार्ट 2 आज हम लोग सीखने वाले हैं। पार्ट 1 में अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक दिन का ब्रेक हो गया है, तो क्यों ना रिवाइज कर लिया जाए। रिवीजन सबको अच्छा लगता है और रिवीजन करना भी चाहिए। रिवीजन का मतलब यह है कुछ बातों पर मैं चर्चा करता हूं जो आपको बताया गया था। मात्रक आपको बताया गया था, मात्रक के बारे में हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में चर्चा की थी वो ज्यादातर मात्रक से संबंधित थी। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, सबको रिवाइज होगा। ठीक है, इसमें आप ईमानदारी से बोलिएगा कि हाँ सर पता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। फिर मात्रकों को मापने की पद्धतियां, मतलब मात्रक पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो आपको 3 पद्धतियां मूल जो पहले चलती थी वो बताई गई थी। कौन कौन सी, जरा कमेंट करके बताइएगा वो कौन सी 3 पद्धतियां, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। चलो ये 3 तो मैंने बोल दिया। लेकिन उसके बाद 1960 में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में माप तौल की विधि के लिए अनुमोदित की गई जो पद्धति थी, वो कौन सी पद्धति थी उसके लिए कमेंट करिएगा प्लीज। वो कौन सी पद्धति थी उसके लिए कमेंट करिए। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, जल्दी बताइए वो कौन सी पद्धति थी जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई। एमकेएस, एमकेएस आ रहा है, एसआई पद्धति। वेरी गुड, जिन लोगों ने बच्चों ने ये मैसेज किया है एसआई, वो सही है अपनी जगह पर। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि एमकेएस का परिवर्तित रूप था। अब एसआई पद्धति हम लोगों ने सीख ली थी कि एसआई पद्धति के द्वारा हमें भौतिक राशियों को ही मापना है। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो भौतिक राशियों का जो मापन करेंगे उसके लिए मात्रक एसआई पद्धति के अनुसार ही रखेंगे, सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर बात करते हैं एसआई पद्धति के आधार पर मात्रक और भौतिक राशियां कितनी बताई गई। तो एसआई पद्धति के आधार पर कितनी भौतिक राशियां बताई गई थी, कल आपको एसआई पद्धति के बारे में बताया गया था और पिछले लेक्चर में, और इसमें एसआई पद्धति से संबंधित कितने प्रकार की भौतिक राशियां बताई गई थी।
मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं? मूल भौतिक राशियां मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां। क्यों? कमेंट करेंगे। मूल भौतिक राशियां ये कितनी होती हैं? तो सभी को पता है, कहेंगे सर नाइन्थ में भी पढ़ा है। बिल्कुल नाइन्थ में पढ़े हो, बहुत आता है, अच्छा है, मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हो, वेरी गुड। हाँ, तो ये 7 भौतिक राशियां हैं। और दूसरा पूरक मात्रक, प्यारे बच्चों आपको बताया गया था, पूरक मात्रक मतलब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। पूरक भौतिक राशियां ये कितनी बताई गई थी? तो 2 बताई गई थी, जिसमें आप लोगों ने कोण और घनकोण बनाना सीखा था। कोण क्या होता है? वृत्त में बनता है। घनकोण जो कि सॉलिड एंगल बोलते हैं, वो गोले में बनता है। बिल्कुल क्लियर है ये बात? कैसे घनकोण में बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। मैंने तरबूज का एग्जाम्पल लेकर के बताया था, चाकू को ऐसे लगाना है, बस खाने की याद नहीं करना, लेक्चर पे ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ठीक है? जोश के साथ क्लास को शेयर करते रहिए, मुझे बस यही चाहिए इतना। क्या हम लोग तरबूज को एक चाकू लगाए थे और फिर उसका एक छोटा सा पार्ट आइसक्रीम जैसा, इसे कोन जैसा निकाल लेते हैं। बहुत समझना ये जरूरी है, क्योंकि आगे भी काम देने वाला है ये इंटरमीडिएट तक। तो एक छोटे से पार्ट को ऐसे कट कर लेते हैं, चाकू को मैंने ये लगा दिया, यहां तक लगा दिया, चाकू की जो नोक है वो वहां तक डिप कर गई, यहां तक, और फिर उसको गोल गोल घुमा दिया, तो ये छोटा सा पार्ट जो है डीए, ये अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसे काट करके अलग कर लेते हैं, तो ये कुछ आइसक्रीम जैसा पार्ट अलग करके आता है आइसक्रीम। मन ना करने लगे आप लोगों का, क्योंकि वैसे भी बारिश का मौसम है। अब लगेगा कि चलें सर, बढ़िया का नाम लिया है, ऐसा करते हैं क्लास बंद करते हैं और पहुंचते हैं आइसक्रीम खाने। पहले आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद सारी बात होगी सर आपसे। तो ऐसा नहीं करना। आइसक्रीम जैसा ये कौन बन रहा है, तो ये जो यहां पर अब जो जगह खाली हो गई, ऐसे करके कौन तरबूज निकाला और खाने लगे, खाने में बिजी हो गए, लेकिन जो तरबूज में अब एंगल बन गया है, दिस इज सॉलिड एंगल। ठीक है, यही आपका घन कोण होता था प्यारे बच्चों, घन कोण। समतल कोण तो सबको पता है, घन कोण को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट किए थे, डी अल्फा से लिखे थे, क्योंकि छोटे से पार्ट के कारण था, डी ए के बराबर। तो डी अल्फा बराबर हम लोगों ने निकाला था डी ए अपान में आर स्क्वायर। याद रखना, ये सारी चीजें किसी से पूछो तो बताता है, मतलब बताने के लिए मजबूर हो जाएगा, हाँ यार बताओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि घनकोण कैसे बनता है, मतलब समतल में, रिंग में, वृत्त में जो कोण बनते हैं, समतल कोण जिसे हम पाई में, उसके लिए तो पता ही है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सबको आता है। इनमें कई लोग फेल हो जाते हैं यहां पर घनकोण बताने में, है ना? तो ये चीज इंटरेस्टिंग है, यही चीजें तो हमें यहां बेसिक से सीखते हुए चलना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मजा आया, ये इतनी जानकारी प्राप्त हो गई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या ये समझ में आ गया था? तो पूरक मात्रक वो थे कोण और घनकोण। इसके बाद व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ये तो भाई पढ़ते ही रहना है, पूरी फिजिक्स में पढ़ते चलेंगे, वेग त्वरण, मतलब कितनी भौतिक राशियां पढ़ेंगे, है ना? तो ये तो पूरी फिजिक्स में पढ़ते रहना। अन्य जितनी भी भौतिक राशियां बची हैं, सब व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं, और ये एसआई पद्धति के अंतर्गत ही बताया गया था प्यारे बच्चों। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं कि मापन, मात्रक हो गया, मापन की चर्चा करते हैं, मापन की चर्चा करते हैं, मेजरमेंट सीखते हैं आज। तो आज की क्लास में मेजरमेंट सीखने वाले हैं। जोरदार तरीके से एक बार पहले लाइक भी कर दीजिए क्लास को, और शेयर भी कर दीजिए, तभी मेरी ऊर्जा और बढ़ेगी और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ये मेरी एक आदत है। ठीक है, तो मापन पर बात करते हैं। बात आती है मापन की, सर माप तो लेते हैं, आपको पैरामीटर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाए मापने वाले, भाई तराजू दे दिया जाए, बांट दे दिए जाए, तो आप भार माप लोगे, है ना, किसी भी चीज का। आपको मीटर स्केल दे दी जाए तो लेंथ माप लोगे, लेंथ मेजर कर लोगे। वॉच दे दी जाए, टाइम माप लोगे, जो स्मार्ट वॉच है चाहे स्टॉपवॉच, जो भी आपके पास हो, आप समय माप लोगे। लेकिन हम लोग यहाँ इतना साधारण चीज नहीं सीखने वाले हैं कि सर इस मार्कर का ऐसे हमें पेन की लेंथ बतानी है, मीटर स्केल लेकर के आए, मापने बैठ गए, ऐसे नहीं सीखना है, कुछ अलग चीजें सीखनी है। यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुत छोटी दूरी और बहुत बड़ी दूरी को कैसे मापा जाता है, बहुत छोटी दूरी और बहुत बड़ी दूरी को कैसे मापा जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग यही सीखते हैं, सूक्ष्म, सूक्ष्म तथा
बड़ी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है, इसी को मैं हेडिंग लिख रहा हूं, सूक्ष्म तथा बड़ी दूरियों का मापन। सूक्ष्म तथा बड़ी दूरियों का मापन, ये हम लोग आज सीखते हैं, जोरदार तरीके से सीखेंगे, मजे के साथ सीखते हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना। तो सूक्ष्म तथा बड़ी दूरियों का मापन मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एंड लॉन्ग डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या होता है कि हमारे पास जब कोई चीज, बड़ी चीजें मापनी हो तो उसके लिए तो हमारे पास सुविधाएं हैं, पर छोटी दूरियों के मापने के लिए कोई ऐसी चीजें नहीं है। सर बोर्ड का कलर चेंज कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में ही चेंज हो पाएगा। सर केमिस्ट्री का पीडीएफ नहीं मिला है। बिल्कुल मिलेगा, अभी आपको पीडीएफ भेजे जाएंगे सारे, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ओके। बोर्ड्स में ओके ठीक है, अभी ये तो नेक्स्ट स्लाइड में ही कलर चेंज हो पाएगा, अभी तो ठीक है। चलिए तो समझते हैं आगे बात को। सूक्ष्म तथा बड़ी दूरियों का मापन। तो सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे करेंगे और बड़ी दूरियों का मापन कैसे करेंगे? बहुत बड़ी दूरी की मैं बात कर रहा हूं, जैसे यहां पर बैठे हैं, चंद्रमा की दूरी मापनी है, यहाँ पर बैठे हैं, उस सूर्य से दूरी मापनी है, तो इतनी बड़ी दूरियों का मापन हम कैसे कर पाएंगे? ऐसे थोड़ी मीटर स्केल लेकर के जाएंगे, हाँ भैया फीता पकड़ो, इधर से उधर ये घूम रहे हैं, हाँ लिए जाओ, वहां तक कौन जाएगा? चांद पर किसको भेजोगे? किसको भेजोगे? पहले वहां चांद पर भेजने के लिए ही तो आपको डिस्टेंस पहले पता होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी हवा में मार दोगे तीर की पहुंच जाएंगे। रॉकेट क्या सोचते हो, पृथ्वी यहाँ है और रॉकेट को ऐसे उड़ा दिया जाता है क्या कि चंद्रमा देखा गया और चलो उड़ा दो, पता लगे अमावस की रात आप चांद में पूर्णिमा की रात को देखे थे और उड़ा दिए, पहुंच गए दूसरी जगह। ऐसा थोड़ी होता है, सब कैलकुलेशन होती है ना। बड़े बड़े मैथमेटिशियन महीनों सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन, तब जाके सॉल्व होता है कि कब हमें कितनी, ये रॉकेट है तो इसकी पावर ये है, इतने डिस्टेंस में भेजना है, इतनी स्पीड में भेजना है, कितने चक्कर लगाने हैं पृथ्वी के, तब इसे भेजना है। बहुत सारी चीजें होती है कैलकुलेशन, वो सब फिजिक्स ही तो है, वही सब तो सीखना है आगे चल के धीरे धीरे चैप्टर में, बहुत मजा आएगा। चलो, तो हमें बड़ी दूरियों का मापन और सूक्ष्म दूरियों का मापन, तो पहले हम लोग सीखते हैं सूक्ष्म दूरियों का मापन। सूक्ष्म दूरियों का मापन, सूक्ष्म दूरियों का मापन मतलब मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, ये हमें सीखना है। सूक्ष्म दूरी, अब सूक्ष्म दूरी में सर क्या आएगा? सूक्ष्म दूरी में क्या आएगा? सबसे छोटा क्या है इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा आप क्या जानते हो? एटम, परमाणु। सबसे छोटा क्या जानते हो? परमाणु जानते हो। तो परमाणु की लंबाई मापने के लिए, उसकी त्रिज्या मापने के लिए तब क्या टेक्निक अपनाएं? तकनीक हमारी क्या होनी चाहिए सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए, है ना। तो परमाणु के आकार के व्यास का निर्धारण किन किन विधियों से किया जाता है? हम लोग एक चीज सीखते हैं, हमारे वैज्ञानिक थे अवोगाद्रो, तो परमाणु का आकार ज्ञात करना या परमाणु का व्यास ज्ञात करने की अवोगाद्रो विधि, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, इसे समझते हैं। तो परमाणु के आकार ज्ञात करने की अवोगाद्रो विधि क्या है, आइए समझते हैं। परमाणु के आकार, परमाणु के आकार को ज्ञात करने की, ज्ञात करने की अवोगाद्रो विधि, अवोगाद्रो विधि। अवोगाद्रो वैज्ञानिक थे, इसका अर्थ नहीं पूछने लगना, अवोगाद्रो विधि, ठीक है। तो अवोगाद्रो जी ने क्या कहा कि किसी परमाणु का यदि आकार मापना है, उसके व्यास का निर्धारण करना है, तब व्यास पता हो चल जाएगा तो आकार अपने आप पता चल जाएगा, भैया उसका आयतन वगैरह सब निकाल लेंगे, है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि एक फार्मूला दिया। फार्मूला क्या दिया? फार्मूला दिया R इज इक्वल टू, इसके लिए परमाणु की त्रिज्या का ये फार्मूला है ज्ञात करने का, ध्यान से समझिएगा। परमाणु की त्रिज्या
अभी इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, फार्मूला बस सीखना है। डेरिवेशन सिखाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, पढ़ना भी नहीं है, कोई इसका डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है, डेरिवेशन आपको सीखना नहीं है। तो यहां पर अभी तो आपको केवल फार्मूले से कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। परमाणु की त्रिज्या R इज इक्वल टू, फार्मूला होता है V कैपिटल M अपान में 2 पाई कैपिटल N स्मॉल m इसकी होल पावर 1/3। ये होता है परमाणु की त्रिज्या का मापने का फार्मूला। कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है, सोडियम का हो, ऑक्सीजन का हो, कितना छोटा छोटा परमाणु होता है। परमाणु की त्रिज्या बोलो कितनी होती है, समथिंग। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है। लेकिन इसे कैसे मापा गया होगा, ये समथिंग होता है, समथिंग बता रहा हूं, किसी परमाणु के आकार का मान, ये इतना वैल्यू माना जाता है। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर, मतलब नाभिक सोचो कितना हो जाएगा, सोचो नाभिक का आकार। अब थोड़ी सी बात कर दे रहे हैं तो समझ लो, नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर, परमाणु कितना छोटा, फिर उसका नाभिक कितना छोटा, कितना अंतर है बताओ दोनों में। परमाणु का आकार मतलब उसकी परिधि से पूरा जोड़ो, नाभिक को देखो, ये -15, ये -10, 10⁵ इनके बीच में डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों, 10⁵ मतलब होता है 1,00,000 गुना छोटा होता है। परमाणु का आकार इतना बड़ा, परमाणु का आकार अगर इतना बड़ा है तो नाभिक बहुत ही छोटा होगा। अगर नाभिक हम कह लें इतना छोटा है तो परमाणु बहुत बड़ा होगा। परमाणु का आकार, नाभिक कहाँ होता है सोचो। ये है फिजिक्स और साइंस। इतना डीपली नॉलेज लेने में तभी तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में इतनी चीजें होती हैं, तभी तो साइंस समझ में आती है, मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो 1,00,000 गुना बड़ी होते परमाणु, सोचो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको लगता है परमाणु ही बहुत छोटा है। अरे उससे छोटा तो नाभिक है जो कि 1,00,000 गुना छोटा है। और नाभिक के अंदर छिपे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्ट्ज, वो कहाँ गए, वो तो और ज्यादा छोटे हैं कि नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर 10⁻−10 मीटर, ये सब जानकारी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सॉरी कौन बोल रहा है भाई, सर पीडीएफ भेज दीजिए। बिल्कुल पीडीएफ भेजे जाएंगे भाई, काहे लिए परेशान होते हो, पीडीएफ भेजी जाएगी। चलिए आगे इसको समझते हैं। ये फार्मूला दिया, इस फार्मूले में सर लिख तो दिया, इसे टीप दिए हो, तो इसमें वैल्यू क्या क्या है, इसमें क्या चीजें हैं, चलिए समझते हैं, एक एक करके सारी बातें समझते हैं, परेशान ना हो। क्या देखो, ये जो V दिख रहा है, V यहां पर जो फार्मूले में V है परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, ये उस परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन है। V क्या है, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन है। क्या है, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन है। M क्या है सर, कैपिटल M क्या है, तो कैपिटल M होता है परमाणु भार। जिस परमाणु का आप आकार ज्ञात करने चले हो, पहले से लक्ष्य बना लिए हो, वही उसी परमाणु का भार है परमाणु भार। और सबको लगभग रसायन विज्ञान वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर जी, विशाल सर, आपको धीरे धीरे करके हर एक परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, हर एक तत्व के सिखा देंगे। इतना मुझे विश्वास है उन पर। वो आपको एक एक चीज सिखाएंगे, इतने बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं कि आप क्या सोच नहीं सकते हो, बहुत मजा आने वाला है। परमाणु का भार है, ठीक है, परमाणु का भार। आगे समझते हैं। M, स्मॉल m क्या होगा प्यारे बच्चों, स्मॉल द्रव्यमान का, उसका परमाणु का द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान और भार अलग है। परमाणु का द्रव्यमान नियत रहता है, भार बदल जाता है। द्रव्यमान ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रहती है, लेकिन भार बदल सकता है ना। द्रव्यमान किसी चीज के, भैया आप पृथ्वी पर 60 किलो के हो, लेकिन जाके चंद्रमा में आप अपना भार मापोगे, जाके कितने के निकलोगे, 10 किलो के निकलोगे, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी यहाँ का 1/6 है। और जब कैलकुलेट करोगे 10 किलो के निकलोगे, सोचो कितना भार। आप वहां पे कहोगे अरे इतने दिन में बस पृथ्वी से चंद्रमा में आया, हमारा भार इतना कमजोर हो गया, हाय कुछ खाया पिया नहीं, इतने दिन से हमको लग रहा है इसीलिए वेट कमजोर हो गया क्या, ऐसे जाके वहां पर आश्चर्यचकित हो जाओगे। पर वो क्या है, ग्रेविटी के रीजन से है। तो वहां पर परमाणु भार, भार का मतलब होता है प्यारे बच्चों, भार बराबर W बराबर होता है mg, ये G जुड़ा होता है ना,
जिसमें द्रव्यमान के साथ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी जुड़ा होगा। तो m तो कांस्टेंट, तो यहां पर ये जो m है ये परमाणु का भार कैपिटल M है और स्मॉल m परमाणु का द्रव्यमान जो कि दिया होगा, तभी आप उस परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। और जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तब उस परमाणु का आयतन ज्ञात कर पाओगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या चाहिए? r चाहिए। आयतन क्या होता है? v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो काहे ना भैया खाली आर मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। इसीलिए अवोगाद्रो ने बताया कि भाई आर की फार्मूला ये होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो V बराबर परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, M बराबर परमाणु का भार, M बराबर परमाणु का द्रव्यमान। ये N क्या है? कैपिटल N सर क्या है? और ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैपिटल M क्या, स्मॉल m क्या है? स्मॉल m क्या होता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो। स्मॉल m तो बता दिया, कैपिटल N कोई बता सकता है? आवोगाद्रो संख्या है। आवोगाद्रो संख्या क्या है? आवोगाद्रो संख्या है, जिसका मान सबको समथिंग पता भी होगा, 6.023 गुणे 10 की घात में 23 होता है। मात्रक कुछ नहीं लगा देना, संख्या का मात्रक नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ना भूलो, संख्या का मात्रक नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ये था किसी सूक्ष्म आकार के कण का हमें अगर त्रिज्या उसकी नहीं पता है उसके लिए ज्ञात करने की अवोगाद्रो विधि। तो सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। आणविक व्यास का निर्धारण करने की भी एक हेडिंग होगी, उसमें भी सीखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, अभी उसको ब्रेक कर रहे हैं। वो आप बुक से भी जैसे इसको समझ लिए उसको भी समझ सकते हैं। फिर बात आती है बड़ी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। सभी का धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ आप लोगों ने कहा है अलग सर कलर ले लीजिए, ठीक है। चलो मुझे लगता है अब तो ठीक है, ठीक दिख रहा होगा। ये सही है। चलो समझते हैं। अब क्या पढ़ना है? बड़ी दूरियों का निर्धारण कैसे है, वृहद दूरियों का मापन। वृहद मतलब लॉन्ग डिस्टेंस। तो बड़ी दूरियों का मापन या कह लो वृहद दूरियों का मापन। बहुत अच्छा हिंदी वर्ड अगर याद आ गया तो क्यों ना इसे ही लिख दिया जाए, वृहद दूरियों का मापन। वृहद दूरियों का मापन मतलब मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस ये इसमें बहुत मजा आने वाला है। बड़ी दूरियां, इतनी बड़ी बड़ी दूरियां कैसे माप लेंगे, बहुत मजा आने वाला है। इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। इसमें जब हम सीखेंगे तो बड़ी मजा आएगी। कैसे भाई चंद्रमा की दूरी माप लेंगे, किसी ग्रह की, उपग्रह की दूरियां, इतनी बड़ी बड़ी दूरियां कैसे माप लेंगे, तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो बड़ी दूरियों का मापन हम ऐसे साधारण तरीके से कुछ बड़ी दूरियों के लिए तो कर नहीं सकते। जैसे सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए हर एक चीज हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी लगा करके नहीं ज्ञात कर सकते थे। उसके लिए कुछ अप्रत्यक्ष विधि, जैसे अभी अवोगाद्रो विधि देखिए, वही प्रयोग कर सकते थे। वैसे ही इसमें भी अप्रत्यक्ष विधि ही लगती है। कोई ऐसे नहीं है कि यहां से भैया पकड़ाएंगे, ये लो भैया लिए जाओ वहां तक रस्सी, देखते हैं कितना दूर है चंद्रमा आज। अब वो चंद्रमा के लिए उड़ गया, कोई सुपरमैन थोड़ी है, आयरन मैन है जो चंद्रमा में जाकर युद्ध करेगा। हॉलीवुड मूवी थोड़ी होती है जो केवल बना दी जाती हैं, स्क्रिप्ट पता नहीं कैसे बन जाती। तो यहां पर हम जो अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि नहीं लगा सकते, है ना। अप्रत्यक्ष विधि क्या होगी? तो उसमें सबसे फेमस है जो कि पूछा भी जाता है एग्जाम में, क्या कह लो आप जब प्रैक्टिकल देने जाते हो तो वाइवा में पूछ लिया जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि चीजों को छोड़ दें, कहते हैं सर ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं। तो गलत बात है, मेरे हिसाब से तो गलत बात है। हर एक चीज पढ़ानी चाहिए और पढ़नी चाहिए। आखिर बुक में लिखा क्यों है? क्या बुक वालों ने परेशान होकर के लिख दिया था क्या जबरदस्ती? ऐसा तो नहीं था ना। जरूर कुछ ना कुछ बात रही होगी, और वो बात क्या है अभी सीखोगे, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा कि फिजिक्स में कुछ ना कुछ तो दम है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी दूरियां अच्छे तरीके से माप लीजिए। चलो समझते हैं। तो बड़ी दूरियों का मापन हम लोग
किससे करते हैं? सबसे फेमस जो है वो है लंबन विधि। लंबन विधि इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड बहुत फेमस है, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। लंबन विधि ये क्या है सर? आप कह रहे हैं ये है क्या लंबन विधि? लंबन विधि में होता क्या है? मतलब पहले अगर समझ लें लंबन क्या चीज है, पैरेलैक्स क्या चीज है, व्हाट इज पैरेलैक्स, लंबन क्या है। तो लंबन क्या होता है? दो स्थितियों के लिए अलग अलग होता है। समझना, ध्यान को, बात को गौर करना। अरे एग्जाम्पल लो, आपके पास पेन होगा, सभी के पास पेन नहीं है, कमेंट अभी अगर हम पहुंच गए आपके पास तो बहुत ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी, कैमरे के भीतर भी मैं घुस सकता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरे अंदर भी वो शक्ति है, इतना जान लो। पेन लीजिए और पेन को जरा प्रैक्टिकल करते हैं आज। एक आंख बंद करके पेन को देखो, एक आंख बंद करके पेन के देखो, और फिर आप पहले राइट आइज क्लोज करो, मतलब दाईं आंख को आप बंद करो और पेन को देखो, फिर उसके बाद बाईं आंख को बंद करके दाईं आंख से देखो। देखो क्या पेन की स्थितियां बदल रही हैं? पेन की स्थितियां बदल रही हैं? कमेंट करिए यस और नो, कमेंट करिए क्या पेन की स्थितियां बदल रही हैं? ऐसे, अरे पास आ जाए। देखो ये पेन है, आपको पहले एक आंख बंद करके इससे देखना है, ठीक है, बाईं आंख से देखो, फिर एक बार दूसरी आंख बंद करके दाईं आंख से देखो, क्या इसकी स्थितियां बदल रही हैं? जल्दी कमेंट करो, स्थितियां बदल रही हैं? यस यस, वेरी गुड। कुछ नहीं दिख रहा बेवकूफ, कुछ नहीं दिख रहा, दोनों आंखें बंद करने के लिए थोड़ी बोला है, एक आंख से देखना है भाई, दोनों आंखें बंद करके नहीं देखना है, एक आंख से देखना है। ऐसे करके एक आंख से देखो, देखोगे, अब हंसी मजाक बंद हुआ, देखोगे इसकी स्थितियां आप बदल रही होंगी, पेन की स्थिति बदल रही होगी, एक बार इधर होगा एक बार इधर होगा। यही है लंबन। जब दो स्थितियों में एक आंख बंद करके हम देखें तो उसमें क्या हो रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है, इसे लंबन कहते हैं। यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड, ये सपोर्ट मिलना चाहिए, इसे देखने में अच्छा लगता है, वेरी गुड। देखो तो लंबन ये होता है, तो इसी के विधि का उपयोग करके क्यों ना हम किसी ग्रह की दूरी माप लें। चलिए आज हम मापते हैं मंगल ग्रह की दूरी, ठीक है। तो ये हमारा रहा हमारे लिए ये मंगल ग्रह, मार्स। गजब सर, मार्स पे पहुंच गए। सोचो जब पूरी दुनिया चंद्रमा पर जाने के लिए, चंद्रमा के लिए मून मिशन तैयार कर रही थी, तब भारत मंगलयान बना के मंगल ग्रह तक होकर के आया है। पता है कि नहीं? मंगलयान मूवी देखिए, और हम लोगों में वही ताकत है। आप भी वही बिहार के भविष्य हो, वो देश के भविष्य हो जो देश को उज्जवल बना सकते हो, और उसमें हम पूर्ण सहयोग देंगे, मार्गदर्शन जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए समर्थन अभी से चाहिए। ये एक एक दिन का लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी मिस नहीं करना प्यारे बच्चों। एक एक दिन का लेक्चर महत्वपूर्ण होता है। जैसे घर को बनाने में एक एक ईंट जरूरी है, वैसे ही पढ़ाई के लिए एक एक दिन जरूरी है। अगर आपने ये सोच लिया कि आज हम ना पढ़ें और आज छोड़ दें, तो ये जान लीजिए बिहार के किसी कोने पर बैठ करके कोई और बच्चा पढ़ रहा होगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा। अपॉर्चुनिटी ना जाने दो, जहां से अच्छा नॉलेज मिल रहा हो वहां से पढ़ो, आपको जरूर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ये जान लीजिए। कभी आप सोच रहे हो 10 बजे तक पढ़ रहे हैं तो 10 बजे तक बस बहुत हो गया, पक्का 11 बजे तक कोई पढ़ रहा होगा। इतना बड़ा बिहार है, याद रखिए, इतना बड़ा देश है, कहां पर कैसे किससे आगे निकलोगे? कंपटीशन करो, प्रतिस्पर्धा मन में लाओ, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी है, और अपने लक्ष्य को तय करने में अपना पूरा फोकस उसी में ध्यान केंद्रित कर दो, तब देखिए आपको लक्ष्य मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, हम कहां जाने वाले हैं? मार्स ग्रह पर। मार्स ग्रह की दूरियां मापने वाले हैं। हालांकि एलन मस्क भी 2029 तक उनका प्लान है कि हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बनाएंगे। अरे भैया तुम अब जा रहे हो, तुम हॉलीवुड मूवी में जितना खर्च करके मूवी बनाते हो, उतने खर्च में हम मंगल ग्रह तक की यात्रा करके लौट आए। ये है भारत की ताकत। भारत की ताकत 2017 में जब 104 सैटेलाइट्स पीएसएलवी सैटेलाइट रॉकेट से 104 साथ छोड़े गए थे, जर्मनी 35, अमेरिका 30, सभी देशों ने कहा भैया हमारे सैटेलाइट ले लो और भिजवा दो भैया, तुम्हारे पास इतना पावरफुल रॉकेट है पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो भिजवा देते क्यों नहीं? और उसी के एक साथ बांध करके भेज दिए गए। तो ये हमारी पावर है, ये हमारी ताकत है। अरे कमजोर ना समझो, अभी पीछे हालांकि बजट कम है गवर्नमेंट की तरफ से बजट कम है,
ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, प्रतिभाएं बहुत लोगों में छिपी पड़ी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने ये पीएसएलवी रॉकेट बना के दिया था, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोश और ऊर्जा के साथ पढ़ना है, क्लास को शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। तो मार्स ग्रह की हमें दूरी मापनी है, मार्स ग्रह तक की। चलो, हम कहाँ हैं प्यारे बच्चों? हम अपनी ग्रीन कलर की अर्थ में हैं। ये रही हमारी अर्थ, पृथ्वी। और पृथ्वी में किसी कमरे में बैठ के हम ये लेक्चर देख रहे हैं। हाँ, तो अब ये क्या है? मार्स ग्रह है। यहां से हमें दूरी मापनी है, अर्थ से हमें दूरी मापनी है मार्स प्लेनेट की। तो इतना आसान नहीं है। अप्रत्यक्ष विधि क्या है? एक आदमी, एक प्रेक्षण यहां पर खड़ा होगा और एक प्रेक्षक यहां पर खड़ा होगा। नहीं समझ में आ रहा है? समझो, ये एक आदमी के हाथ में एक आदमी है, एक कोई लड़का है जो देख रहा है किसको? मंगल ग्रह को देख रहा है यहां से। ठीक है, और यहां पर भी एक आदमी है। आदमी नहीं भाई, आप लोगों को दिखा दें भाई, ये कौन है? तो ये है गोलू और ये है छुटकी। छुटकी बना तो दो भाई, बाल बाल बना दे। ये छुटकी है। ठीक है, ये गोलू, ये छुटकी, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग गए हैं प्रेक्षण करने। और ये दोनों लोग देख रहे हैं किसको? मार्स प्लेनेट को देख रहे हैं, मार्स ग्रह को, मतलब मंगल ग्रह को देख रहे हैं। यहां से अलग अलग स्थानों से, एक स्थान का नाम दे दिया मैंने ए, दूसरे स्थान का नाम दे दिया मैंने बी। इन अलग अलग स्थानों से दोनों लोग एक ही समय पर पृथ्वी पर दो अलग अलग स्थानों से एक ही समय पर ग्रह को देखा जाता है। किस ग्रह को देखा जाता है? जिसकी हमें दूरी पृथ्वी से बतानी है। वो मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूं, यहां पर स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे, जिस ग्रह या उपग्रह या तारे की दूरी हमें बतानी होती है, उस ग्रह को देखने के लिए हम पृथ्वी के दो भिन्न स्थानों से प्रेक्षण करते हैं, अलग अलग स्थानों पर, बल्कि एक ही समय पर भी। ये निश्चित रहना चाहिए कि एक ही समय पर, जब यहां से गोलू देख रहा है तो छुटकी भी वहां से लिए दूरबीन देख रही है। दोनों लोग एक ही समय पर देख रहे हैं। और दोनों लोगों के ये जो एंगल हैं, इस एंगल को एक जगह पर भाई ये पृथ्वी पे अमेरिका से रह के देख रहे थे, दूसरा आके यहां पर चाइना से देख रहा था। लेकिन जब दोनों लोग नजदीक आए भारत में, कहें भैया ऐसा है, दोनों लोग जितने एंगल पे वहां पर बैंड किए थे, जो ऐसे झुकाए थे, वो चलो आके मिला दो, कितना एंगल बनेगा? तो ये एंगल क्या? थीटा मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से ड्रा कर दूं, तो ध्यान से बताइएगा, ये है प्लेनेट, इसको नाम दे रहा हूं, प्लेनेट है मतलब पी। ठीक, ये ग्रह है और ये पृथ्वी के दो विभिन्न स्थान जो हैं वो ए व बी हैं। इनके बीच की दूरी मैं मान ले रहा हूं बी। ठीक, स्मॉल बी। बेस आधार, ये आधार है। ठीक है, धरातल है जहां पर रह के हम देख रहे हैं। और ये त्रिज्या है प्यारे बच्चों। त्रिज्या का मतलब नहीं समझना अभी क्या है, ये दूरी है। यहां से जो इन्होंने देखा वो अलग, यहां से जो देखा दूरी ये अलग। यही तो हमें ज्ञात करना है। एस ये हमें नहीं पता है, ये लेकिन एंगल थिटवा पता है हमें। ये एंगल थिटवा, ये वाला पता है। ये पता हो जाएगा दोनों लोग को लाके, ये पता हो जाएगा, आधार पता हो जाएगा। भाई पृथ्वी पर हम यहां से अमेरिका की दूरी नहीं बता सकते क्या, कि 15,000 किलोमीटर है कि 20,000 किलोमीटर है? बता सकते हैं ना, क्यों बता सकते हैं? तो वही चीज यहां पर अगर पता चल जाए तो हमें एस निकालने में कैसा, ये फिगर थोड़ा सा देखिए, इसको मैं आगे बढ़ाऊं,
इसको आगे बढ़ाऊं तो गोल गोल बन सकता है। ये इतना एक चाप की तरह कार्य कर रहा है, एक चाप की तरह कार्य कर रहा है। और ये कोण है। तो प्यारे बच्चों यहां पर चित्र से देखें, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मतलब थीटा बराबर चाप कितना है? ए बी है प्यारे बच्चों। और ए बी बटे त्रिज्या कितनी, मतलब यही एस। ये औसत दूरी है, ये औसत दूरी है एस। ठीक है, औसत दूरी है। तो यहां पर थीटा बराबर ए बी की वैल्यू मैं बी रख दूं तो बी अपान में एस। अगर हमें थीटा और बी पता चल जाए तो एस हमें ज्ञात हो जाएगा बी बटे थीटा। चाप बराबर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर ए बी बटे एस। तो थीटा बराबर बी इसकी वैल्यू है, बी बटे एस, एस बराबर बी बटे थीटा। यही होता है तरीका ज्ञात करना। लंबन विधि से किसी दूर स्थित ग्रह, तारे, उपग्रह की दूरी ज्ञात करने का सूत्र यही होता है। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी कमेंट करिए यस और नो, कमेंट प्लीज। आया समझ में? आगे बढ़ें। मार्स प्लैनेट कभी आपको वो ट्रेवल कराएंगे कैसे पृथ्वी से मंगल ग्रह तक चलना है, ठीक है, मजा आएगा। अभी नहीं, लेकिन अभी स्टार्टिंग, अभी तो कोर्स को हम धीरे धीरे अब स्पीड में आना है। बच्चे कमेंट करते हैं सर कोर्स नहीं खत्म होगा। अरे कैसे नहीं खत्म होगा? आपका सपोर्ट चाहिए, हमारी ताकत चाहिए। दोनों लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। जल्दी आज ये चैप्टर जैसे खत्म हो जा रहा है, अगले नेक्स्ट डे हम स्टार्ट कर देंगे एरर एनालिसिस। मजेदार जोरदार चैप्टर। त्रुटि में कई लोग फेल हो जाते हैं, उन्हें सवाल समझने में मजा नहीं आती, पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ये देखते हैं कहां तक पहुंचता है चैप्टर। आप लोगों के सपोर्ट से लाइव चलने दीजिए जब तक चलता है। आप लोगों की मदद जब तक क्लास शेयर हो जाए, मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। अभी आपकी जो दिख रही है लिस्ट, इसमें और लिस्ट में ज्यादा चाहिए। आनंद सर की क्लास में इतने कम बच्चे हो तो गजब, मतलब बेइज्जती है भाई, गलत बात है। चलिए आगे समझते हैं। ये एक विधि समझ गए, लंबन विधि द्वारा किसी दूर स्थित ग्रह की दूरी ज्ञात करना, ठीक है, वो इतना समझ के चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी बड़े ग्रह का, उपग्रह का व्यास ज्ञात करना। व्यास ज्ञात करना, यहां पर लिखते हैं ग्रह या उपग्रह, ऐसा लिख दे रहा हूं, ठीक है। ग्रह या उपग्रह, उपग्रह का व्यास ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात करेंगे? का व्यास ज्ञात करना। तो लंबन विधि से क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, ग्रह या उपग्रह का व्यास ज्ञात करना। चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं इसे भी। कैसे ग्रह या उपग्रह का व्यास ज्ञात करना? हमारी नजर में तो उपग्रह से केवल चंद्रमा दिखाई देता है, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए पूर के। तो ये क्या चंदा मामा जो दिखते हैं, तो चंदा मामा को ही लेकर के हम लोग एक्सपेरिमेंट करें, इस नियम को अप्लाई करें जो लंबन विधि सीख रहे हैं। लंबन विधि द्वारा ही हम किसी ग्रह उपग्रह के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लंबन विधि द्वारा ही हम ये भी काम कर लें। चलो समझते हैं, आइए कैसे। ये रहे चंदा मामा। अरे चंदा मामा को सूर्य जैसा काहे बना दिए, व्हाइट कलर के बनाया जाए भाई, ये गलत बात है, घोर पाप है, घोर पाप है। हमें चंदा मामा माफ नहीं करेंगे चंद्रदेव। हाँ व्हाइट, पूर्णिमा का चांद खिला है, गजब दिख रहा है, लेकिन बीच में एक काला काला दिख रहा है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो कि लगभग 100 वर्षों में, 50 वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण इसे बोलते हैं, जब रिंग जैसा दिखाई देने लगे। याद हो पहले 2013 में एक बार अभी सूर्य ग्रहण हुआ था, पूर्ण सूर्य ग्रहण, है ना। वैसे 2013 शायद 2021 में था, 30 में ऐसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा डेट एक्चुअल। ये चंद्रमा है, चलो जो बात कर रहे हैं वो आओ भाई। ये चंद्रमा है, मून है, ठीक। हाँ, तो हमें इसके व्यास का निर्धारण करना है। माना इसका व्यास जो है वो कैपिटल डी है, पर कैसे, फार्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो इसके लिए हम कहाँ हैं प्यारे बच्चों? हम अर्थ में हैं। हमारी रही ये अर्थ, बढ़िया ग्रीन कलर की, ये अर्थ रही,
और यहाँ पर अपना प्यारा गोलुआ देख रहा है। गोलुआ इतना प्यारा वर्ड है। गोलुआ यहाँ पर खड़े होकर के प्रेक्षण करता है, मतलब वैज्ञानिक है। और वो वैज्ञानिक किसको देख रहा है? चंद्रमा को देख रहा है। यहां से यहां पर खड़े होकर के चंद्रमा को देख रहा है। ये समझना ध्यान से। तो यहां पर जब खड़े होकर के देख रहा है तो हमें डिस्टेंस तो मिल गई ना, एस हमें मिल चुका है, ठीक है, एस हमें मिल चुका है, पहले से ज्ञात करने की विधि प्राप्त कर चुके हैं। अब इसमें एस ये मिल गया, डी ये है, इस एंगल को तो हम प्राप्त ही कर लेंगे अपनी दूरबीन पे, ये थीटा, ये कितना थीटा, ये डिस्टेंस एस हमें पहले पता हो चुकी है कैसे ज्ञात करना है। और डी, अब डी बचा क्या, फिर वही नियम, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कहां भूले सर, आप क्या इतना बुद्धू समझ लिए क्या हम लोग को? अभी कमेंट करते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ऐसा कमेंट करते हैं कि फिर पूछो ना। मैं बहुत कमेंट करता हूं, मुझे फीडबैक लेना बहुत अच्छा लगता है। फीडबैक में मैंने देखा है कमेंट में, जब मैं शायरी बोल देता हूं तो आपकी कमेंट में भी शायरी बहुत खतरनाक देखने को मिलती है। एक बच्चे ने लिखा था, बच्चे का नाम नहीं याद आ रहा है, कहें भरी गर्मी में समंदर को दरिया नहीं होने देंगे, भरी गर्मी में समंदर को दरिया नहीं होने देंगे, लगाएंगे क्रीम बांधेंगे गमछा खुद को करिया नहीं होने देंगे, बहुत उन्नत करोगे। इतना दिमाग जितना इसमें लगाए हो उतना इस चैप्टर को पढ़ने में लगा देते तो शायद क्लियर हो जाता। ये ना पूछते सर फिजिकल वर्ड ना पढ़ाओ आगे बढ़ जाओ, मात्रक तथा मापन ना पढ़ाओ सीधा बीमा विश्लेषण से शुरू कर दो। कैसे शुरू कर दें हम टीचर हैं, हमें पता है ना आपको कैसे सिखाना है, हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हमें पढ़ाने में मजा आने वाला है, और पढ़ने में मजा डेफिनेटली आपको आएगा, काहे लिए परेशान होते हो। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, देखो यहां पर एंगल कितना है प्यारे बच्चों, थीटा है, थीटा बराबर चाप कितना है, चाप ये है डी, यहां पर इसको ऐसे मेजर किया जाएगा कि ये लगभग चाप जैसा दिखेगा। तो यहां पर ये डी चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या क्या है एस है, हमें क्या प्राप्त करना था डी प्राप्त करना था। तो प्यारे बच्चों डी बराबर एस को इधर भेज दो, एस थीटा, एस और थीटा पास पास आ गए और मिल करके इन लोगों ने फार्मूला डिराइव कर दिया, ये फार्मूला बन गया। ये हो गया किसी बड़े पिंड का, बड़े आकार के ग्रह का ज्ञात करना, क्या उसका व्यास का निर्धारण करना, हो गया, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, जो थोड़ी बहुत लैंग्वेज में शब्दों में बोल दे रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि जितना अच्छा मैं समझा लूंगा वो बातें मन में बैठ जाएंगी, और आप लोग अगर रट लोगे छाप लोगे तो बन जाओगे टीपू सुल्तान। आपका तो एक ही ध्येय रहता है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है टीपू सुल्तान की। ऐसा थोड़ी बनाएंगे हम बनाएंगे नहीं, फिजिक्स सिखाएंगे। आपके मन में आप सीखने के अगर कहो ब्रह्मा आ जाए हम नहीं सीखेंगे सर, जन्नी मैया कसम खाक बैठे हैं, तो गलत बात है। हम भी फिर महान आदमियों की श्रेणी में है, सिखा के मानेंगे, इतना जान लीजिए। तो ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए। तो यहां तक की बातों से क्लियर हो गया, अभी दो विधियां सीखी हैं, अभी एक और चीज सीखते हैं, प्रतिध्वनि विधि। आगे बढ़ते हैं, प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इको मेथड, इको मेथड, प्रतिध्वनि विधि, इको मेथड। गजब, हाँ इको मेथड। तो ये इको मेथड क्या है, प्रतिध्वनि विधि, इको नाम सुने हो कहीं पर, वो चल रहा हो, भागवत कथा वगैरह चल रही हो, अब आप लोग मुझे समझदार हैं, हम भी, आप लोग ऑर्केस्ट्रा पहुंच गए सीधे, कभी भागवत कथा और सत्संग के नाम पे नहीं जाना, सीधे ऑर्केस्ट्रा पहुंचोगे, डीजे पहुंचोगे, हाँ इसको इको थोड़ा कम करो। वहां वाली घटनाएं जरूर याद आती हैं, कहते हैं जो आपको मनोरंजन देता है ना वो जल्दी चीजें समझ में आ जाती हैं, तो जो थोड़ा सा बोरिंग होती हैं आपको लगेगा अरे सत्संग कौन सुनने जाएगा, क्योंकि वहां इंटरेस्ट कम आता है, लेकिन जब बातों को ध्यान सुनोगे तो वहां भी मजा आएगा। तो चलो मजे के साथ ही पढ़ो फिर। तो
इको मेथड, जो इको बोला जाता है ना, थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ, वो इको बढ़ाओ, इको कम करो, इको कम करो, इको बढ़ाओ, इसका मतलब क्या होता है? जब हम इको में बोलते हैं जैसे हेलो, तो एक बार मैंने हेलो बोला तो वो हेलो 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 करके कई बार रिपीट होता है, कई बार रिपीट होता है, वही है इको मेथड, कितनी बार रिपीट हो रहा है। और इसका मतलब क्या होता है? ये चीजें नेचुरली कहाँ देखी हैं, प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती हैं प्यारे बच्चों? तो पहाड़ियों के बीच में जाओ, ये रहे हम हिमाचल प्रदेश में, और ये रही पहाड़ी नंबर 1, और ये रही पहाड़ी नंबर 1, और ये रही पहाड़ी नंबर 2। इन दो पहाड़ियों के बीच में हम खड़े हुए हैं, है ना? आप खड़े हुए पहाड़ी के ऊपर, अब कहीं भी खड़े हो मान लो, बस डॉट में दिखा रहे हैं, समझिए, है ना? तो आप खड़े हो पहाड़ी के बीच में, तो जब आप पहाड़ी में आवाज लगाते हो, कुछ भी जोर से बोलते हो, है ना, मैं यहां हूं, जोर से बोला आपने, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, बोलो, परावर्तित होकर के ध्वनि आने लगती है कि नहीं आने लगती है? मतलब यहां पर आपने बोला, मैंने मान लिया कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो एस है, दोनों पहाड़ियों के बीच की दूरी, ये पहाड़ी नंबर ए, ये पहाड़ी नंबर बी, और इन दोनों के बीच की दूरी एस है। जब आपने बोला मैं यहां हूं, अरे यहां पर ऐसे बोलते होते इससे, तो मैं यहां हूं, ये आवाज जाती है और टकरा करके फिर आती है, टकरा करके फिर आती है, तो गई आवाज, वॉइस है जो आपकी आवाज है वो गई, टकरा के फिर आपको सुनाई दी, तब आप पहाड़ी की दूरी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो आवाज की जो दूरी है वो इतनी, और आवाज को दूरी इतनी तय करना है, और वेग, मतलब ध्वनि का वेग अगर हम मान लें प्यारे बच्चों, ध्वनि का वेग वो कितना मान लें? v मान लें, ध्वनि का वेग v मान लें, और मान लिया ध्वनि द्वारा, ध्वनि द्वारा, ध्वनि द्वारा, देखो पहाड़ी से टकराकर, ध्वनि द्वारा पहाड़ी से टकराकर वापस, वापस लौटने में लगा समय, लौटने में लगा समय, लगा समय मान लिया t है, कितना है? t है। पहाड़ी से वापस लौटने में लगा समय t है, और ध्वनि का वेग v है, v वेग से मैंने कुछ बोला, अरे पुराने गाने सुनना बड़ा मजेदार, देखने से मुझे याद आ रहा है, तो मुझे वो बोलते हैं रेशमा, बोलते हैं, वो वाला गाना सुना होगा, है ना, रेशमा तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। बोलो, सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ, वही गाने की यहाँ फीलिंग लेकर के आना, गाने में नहीं पहुंचने जाना है कि सर्च कराने लगे हो ये गाना सर्च करो भाई आनंद सर कहीं गाया हो शायद, हाँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एस दूरी गए, एस दूरी वापस आए, तो जो ध्वनि एस दूरी चल करके वापस आ रही, टोटल ध्वनि द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? ध्वनि द्वारा, ध्वनि द्वारा चली गई, चली गई कुल दूरी प्यारे बच्चों कितनी होगी? कमेंट करो, कुल दूरी कितनी होगी? बराबर 2s। कुल दूरी कितनी होगी? 2s हो जाएगी। चली गई कुल दूरी 2s, तो यहां से अगर हम कहें चाल बराबर दूरी बटे समय से आधार पर लगाएं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल है v, v बराबर दूरी कितनी है? 2s बटे क्या? समय कितना है? t है। चाल बराबर दूरी बटे समय, अरे भाई क्लास 6 से पढ़ के आ रहे हो ये फार्मूला, तो यहां से 2s बराबर प्यारे बच्चों क्या मिलेगा? 2s बराबर मिलेगा v इंटू टी। कह सकते हैं कि s बराबर v इंटू टी बाई 2। गजब सर, ये भी आपका, ये फार्मूला भी हमें समझ में आ गया है। अगर जिस बच्चे ने कहा नहीं समझ में आएगा, नहीं आया है, थप्पड़ फेंक के ऑनलाइन फेंक के मारूंगा, फिर समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। हाँ,
क्लियर हो गया। इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि विधि प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि विधि बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर, यस सर। ओके, 2s/2, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा सपोर्ट चाहिए, आपका जो मैसेज आता है तब मुझे अच्छा लगता है, तब मुझे अच्छा लगता है कि मैसेज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पानी पी लें थोड़ा सा। 1 मिनट, बस 1 सेकेंड। चलिए, हाँ, तो बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें और भी हैं इस चैप्टर में, बुक रीडिंग जरूर करना, ठीक है। जो आपके पढ़ने के 3 वेपन्स हैं, कौन से मैंने बता रखे हैं? रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग। पहले बुक रीड करो, फिर राइट करो, फिर लर्न करो, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे चैप्टर में कुछ हो सकता है कुछ बातें छूट जाएं आपके पास बुक में, क्योंकि हर एक बुक का अलग अलग मैटर होता है। रेफरेंस बुक जो भी है आपके पास, जो भी रेफरेंस बुक हो उसको आप देखो, ठीक है, और उसमें आप रीड करो। जो चीज मिल जाए नहीं तो जरूर पढ़ो उसको, ठीक है। मुझे जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। सीखने वाली चीजें, जरूरी नहीं कि हर एक चीज एग्जाम में आने वाली चीज, ये बात तो तय है कि इन चैप्टर से उतना ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है। हालांकि मात्रक तथा मापन से तो आता है, फिजिकल वर्ड से नहीं आता, लेकिन इस चैप्टर से आता है। ये जो प्रतिध्वनि विधि है, चंद्रमा का आकार ज्ञात करना, और मंगल ग्रह से पृथ्वी की दूरी ज्ञात करना, इतने मिनट में इतना सब कुछ वो दिया रहता है, वो उससे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। उस और आ गया, अगर डिफिकल्ट हम कहते हैं अथवा ही में आ गया, लेकिन लगाना तो चाहिए, सीखना तो चाहिए हर एक चीज, है ना। तो तैयार हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं मापन में ही। कुछ वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुना हो, ये आपका प्रैक्टिकल भी है। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर, सॉरी, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, किसी गोली का व्यास हम उसको निर्धारित कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की मदद से। मतलब छोटी सी गोली है, उसका व्यास कैसे माप ले। स्क्रू गेज का नाम सुना होगा, तार के व्यास का निर्धारण भी उससे किया जा सकता है। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, ठीक है, स्क्रू गेज, पेंच मापी, है ना। स्क्रू गेज ये जो होता है, ये इसका जो अल्पतमांक होता है प्यारे बच्चों, अल्पतमांक, अल्पतमांक होता है, अभी आगे बात कहानी समझ में आएगी, बस मैं थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूं। अल्पतमांक इसका होता है 0.001, और इसका वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है, प्रैक्टिकल में सब सीखोगे, अल्पतमांक बराबर होता है 0.001। इतना, सॉरी, 0.01, इतना इसमें ये न्यूनतम मान माप सकने की ये घटना होती है। इतना ये न्यूनतम माप मिलीमीटर तक और ये सेंटीमीटर तक, तो इसमें इतनी इनकी त्रुटि भी हो सकती है। त्रुटि चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि अल्पतमांक इसका कितना होता है, तब अल्पतमांक मतलब उसका सबसे न्यूनतम मान। और ये स्क्रू गेज और पेंच जो वर्नियर कैलिपर्स हैं, इनका अल्पतमांक इतना, इतने न्यूनतम मान तक के ये माप को माप सकते हैं। अल्पतमांक, अल्पतमांक इतने न्यूनतम मान तक को माप सकते हैं, बाकी आप कैसे भी मापे। समझ में आ रही कहानी? अच्छा चलो, समझ में नहीं थोड़ा सा समझाते हैं और देख लो। देखो, दिखाई देता हूं आप लोगों को वर्नियर कैलिपर्स। ओके, देखिए ये वर्नियर कैलिपर्स हैं, ये दिख रहे हैं सभी को, इमेज दिख रही है, ये वर्नियर कैलिपर्स है। यहाँ पर जिस भी आपको गोली का व्यास वगैरह बताना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेट लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पर आप इस पे रख सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ होते हैं लीस्ट काउंट, वही जो अल्पतमांक देख रहे हो वो निकाला जाता है, और प्रैक्टिकल में हम लोग ये चीजें सीखते हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोग प्रैक्टिकल में सीखते हैं। तो इतने रुपयों का भी है, ये भी देखते हुए चलिएगा, ओके।
समझ में आया? समझ में आ गई सारी बात? तो ये होता है वर्नियर कैलिपर्स प्यारे बच्चों। आगे समझते हैं आपने क्या कहा, और बिल्कुल समझा देंगे भाई। वर्नियर कैलिपर्स हो गया। इसके बाद स्क्रू गेज आपको दिखा देते हैं। ये ये रहा स्क्रू गेज। इसका देखिए, यहाँ पर जिस भी तार का व्यास का आपको निर्धारण करना होता है, ये दिख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, सब इसमें इसी बीच में रख देते हैं और उसको फिर कस देते हैं। यहाँ से कसा जाता है, टाइट करने के लिए बना होता है। यहाँ पे भी ये वाला जो रॉड है, ये यहाँ तक ऐसे ऐसे घुमा के टाइट करते हैं, तो यहाँ पर ये तार बिल्कुल टाइट हो जाता है और फिर यहाँ पर वैल्यू ली जाती है प्यारे बच्चों। ये यहाँ पर जो टाइट होकर के देख रहे हैं, एक क्या खुल गया, हम भी खतरनाक प्राणी हैं। ये लो आ गया बॉक्स में 409। ये तो अब यहाँ पर कुछ राइट करने के लिए, हाँ ये देखो, ठीक है, समझो, समझा भी दे रहे हैं इसी जगह। देखो तो यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहे हैं, नहीं चल रहा है। अरे भाई चल नहीं रहा है। चलो समझ में आ रहा है, यहाँ पे नंबरिंग दिख रही है, ठीक है, लेट हो रहा है, अरे चला तो ठीक। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, देखो 45, 40, 35, यही होता है जब हम इसको टाइट करते हैं तो यहाँ 1 मिलीमीटर के बराबर वो आती है वैल्यू सेंटीमीटर में। इसका स्क्रू गेज है, इसका जो अल्पतमांक होता है 0.001 होता है। प्रैक्टिकल में ये सिखाया जाता है, ठीक, प्रैक्टिकल वर्क है। तो ये चीजें आपको मैंने दिखा दी इमेज में, समझ में आ गया? वर्नियर कैलिपर्स, और इनके बारे में भी आप बुक में वृहद स्तर पर पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल का विषय है तो प्रैक्टिकल में हम लोग सीखेंगे, लेकिन कोई ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ये सारी चीजें ज्यादा कोई नहीं दिखाता है ना बताता है। ठीक है, आपको सीखने को तो मिल रहा है। अरे आनंद सर के साथ जुड़े हो तो सब कुछ सीखने को मिलेगा, काहे लिए इंतजार करते हो? आप टीपू सुल्तान तो हम टीपू सुल्तान से महान। ठीक है, चलिए, स्क्रू गेज और ये, इसके बाद बात करते हैं कुछ और छोटी दूरियां जो होती हैं, कुछ निर्धारित करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यू होती है। इंटरेस्टिंग लगा अभी इमेज, और भी आगे इमेज आएंगे, सब सिखाया जाएगा, अभी टाइम वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको इमेज मैं सेव करके रखूंगा, अभी तो मैं गूगल सर्च करके अपलोड किया था। बाकी अगर कभी आप कहोगे देखने के लिए प्रैक्टिकल वाली चीजें तो मैं अपलोड करके पहले से रख लूंगा। ये तो अभी लेक्चर लेक्चर में फ्लो फ्लो में सब चलता जा रहा है, जो भरा माइंड है सब अभी झोंक दे रहा है कि जो आता जाए भाई बताते जाओ, है ना, मात्रक तथा मापन से रिलेटेड, क्योंकि आज चैप्टर खत्म, आज चैप्टर खत्म होने वाला है, ये जान लो। शेयर कर दो और क्लास को और ज्यादा जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो। आज की क्लास फिर खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं सारी बातें आपको यहीं से रिलेट करके समझा दे रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण संबंध, दूरियों से संबंधित या दूरियां लंबाई से संबंधित, देखो दूरियों से संबंधित संबंधित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आंकिक मान। अब समझिए ये क्या है, मतलब आप अलग अलग इनको देखोगे, मैं इसमें मर्ज करके आपको समझा दे रहा हूं, बुक में आप देख लीजिए। थोड़ा सा क्रिएटिव जरूर बनिए भाई, मैं हर एक चीज आपको रटा नहीं पाऊंगा, प्लीज इस बात को समझ के रखिए। हाँ सिखाऊंगा जरूर, सिखाऊंगा जरूर। सिखाने का मतलब ये है कुछ आपको होमवर्क दूंगा, जैसे मैं कोई चीज वर्नियर कैलिपर्स बता दिया, अब जाके इसको रीड करो। वर्नियर कैलिपर से अच्छा गोली का व्यास का निर्धारण कर लेते हैं, अच्छा स्क्रू गेज तार का व्यास माप लेते हैं। अच्छा तो ऐसे होता है, अब कैसे वर्क करता है उसको थोड़ा पढ़ो, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल का विषय, प्रैक्टिकल करा नहीं सकते, इसीलिए मैंने इमेज दिखा दी, है ना। चलो, अब दूरियों से संबंधित आंकिक मान, तो मैं हर एक चीज की आपको वो तो बता नहीं पाऊंगा डिफिनेशन, आपको भी मैं बताता हूँ आंकिक मान कौन कौन से बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक फर्मी बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, एक फर्मी, बहुत छोटे मान पता करने होते तो भाई 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर।
इतना, ठीक है। और एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्राम 10 की घात -10 मीटर। एंगस्ट्राम से तरंग दैर्घ्य मापते, बहुत सूक्ष्म दूरी मापने के लिए नाभिक वाभिक के लिए फर्मी का यूज कर लेते हैं। एंगस्ट्राम हो गया। नैनो के लिए 10 की घात -9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात में -9 मीटर होता है। ये एक खगोलीय, एक खगोलीय मात्रक, ऐसा बोल सकते हो, एक खगोलीय मात्रक, ये देखा होगा बुक में दिया होगा। एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है, कितना होता है? 1.46 गुणे 10 की घात में 11 मीटर समथिंग। थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर हो सकती है क्योंकि मैं भी रटा रटाया नहीं हूं, जो कॉन्सेप्ट याद आता जा रहा है बता रहा हूं। हाँ वैसे वैल्यू इतनी भी है, आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा बुक पे, और नहीं है तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये यहाँ पर इतनी है, ठीक है। वेरी गुड। एटॉमिक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई। परमाणु, इसके लिए एक प्रकाश वर्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो कुछ लोग प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक टाइप कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 9.45 गुणे 10 की घात में 15 मीटर, ये याद है, इतना होता है, ठीक है। ये होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में, एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक वर्ष में चली गई दूरी बोल रहे हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे प्यारे बच्चों? तो 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट? तो 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड होते हैं। क्योंकि हमें समय का मान सेकंड तक लाना है, दिन में गुणा नहीं करा देना है। मात्रक समान रहने चाहिए, क्योंकि प्रकाश की चाल, अगर ये दूरी ले ली, ये समय ले लिया, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है हम दूरी बताने के लिए बता रहे हैं ना। ये क्या ले लिया? समय, समय को सेकंड में, और जो चाल है प्रकाश की चाल प्यारे बच्चों, वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, सेकंड है, इसीलिए इसको सेकंड तक हमने कन्वर्ट किया है। एक वर्ष में 365 दिन, 365 दिन, तो दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। घंटे में कितने मिनट? तो 60 मिनट। मिनट में कितने सेकंड? तो 60 सेकंड। जब सेकंड आ गया तब वैल्यू चेंज। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर है ये बातें? तो ये इसका मान ऐसे आता है। एक पारसेक बराबर भी पढ़ लीजिए। एक पारसेक, एक पारसेक बराबर होता है समथिंग 3.06 गुणे 10 की घात 16 मीटर, ये होता है। वैसे एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो, एक पारसेक बराबर वो 3.46 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर 3.46 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, और उसको मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकालेंगे तो समथिंग इतनी आएगी। तो ये हो गए कुछ दूरियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकिक मान, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहां तक लंबाई का मापन हो गया, लंबाई का मापन हो गया। इसके बाद आता है, इसके बाद द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन मतलब मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास। अब ये क्यों सर ला रहे हो? हाँ भाई, इसीलिए बड़े बड़े भार को मापने के लिए आप तराजू बांट लेकर के, अब तो इलेक्ट्रिक आ गई, चाहे जितना बड़ा रख के माप लो, 2 क्विंटल 1 क्विंटल जैसे मापना वैसे माप लो, खुद खड़े हो जाते हो, माप लेते हो, बहुत इजी हो गया। लेकिन सर छोटे परमाणु का भार कैसे मापें, उसका द्रव्यमान कैसे मापें? उसके लिए यूनिट क्या होती है?
ये चीजें क्लियर करनी होंगी ना, ये इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ मास, तो बड़ी दूरियों के मापने के लिए हमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन बड़ी सूक्ष्म गोले का, सूक्ष्म परमाणु का द्रव्यमान मापने के, क्या सूक्ष्म छोटे से छोटे द्रव्यमान मापने के, है ना, उसके लिए क्या होता है। तो एक एएमयू का नाम सुना है क्या आप लोगों ने कभी? एएमयू क्यों? एकीकरण करके बनाया जाता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट केमिस्ट्री वाले सर से पढ़िएगा, एटॉमिक मास यूनिट एक एएमयू, है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे क्या होता है एक एएमयू। हाँ, क्या होता है? जो कार्बन का समस्थानिक होता है C612, कार्बन के समस्थानिक जो है इसका 1/12वें इसके परमाणु का, सॉरी इसके परमाणु का, क्या सर आप भी बहुत गलत करते हो आनंद सर, मतलब गलतियों का घर। C612 तो परमाणु का 1/12वां भाग जो होता है, मतलब इसका 1/12 पार्ट जितना होगा इसके मास का, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक एएमयू कहलाता है। तो ये होता है एटॉमिक मास यूनिट जिसकी सहायता से हम मापते हैं, ठीक है। इसमें एवोगाद्रो संख्या भी रिलेट है कि कितनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और उन्हीं एवोगाद्रो संख्या के आधार पर ही एटॉमिक मास यूनिट बना है। क्लियर है? एटॉमिक मास यूनिट एक एएमयू बराबर कितना होता है? एक एएमयू बराबर 1.66 गुणे 10 की घात में -27 किलोग्राम। वैल्यू चाहो तो भी वैल्यू भी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है? किसी बहुत सूक्ष्म परमाणु का, बहुत छोटे भार का परमाणु, उसका भार ज्ञात करने के लिए बनाया गया। तो ये होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान का मापन। क्या होता है? द्रव्यमान का मापन हो जाता है। दैट्स क्लियर? यहां तक बातें सारी क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे, हाँ, अभी क्या बचा है? समय। क्योंकि हमारे लिए मूल भौतिक राशियां जितनी हैं उनमें से ये तीन बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, है ना। तो इसके लिए अब समय को पढ़ लेते हैं। समय का मापन, समय का मापन। वैसे इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, मैं ज्यादा आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्लास आपकी खत्म होने वाली है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। मेजरमेंट ऑफ टाइम, थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, क्लास खत्म हो जाएगी और आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इंटर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंटर करेंगे जोश और जुनून के साथ, है ना। तो अभी क्या है? समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें क्या होती है? जो बहुत, भाई ऐसे वाच तो है आपके, घंटा मिनट ये तो सब बता रहे हो, इसके लिए जो बहुत सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग करते हैं, सीजियम घड़ी का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं? सीजियम घड़ी का प्रयोग करते हैं। 133 कितना एटॉमिक मास नंबर होता है, जो भी हो, सीजियम घड़ी, सीजियम घड़ी का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग प्यारे बच्चों परमाणु घड़ी भी कहते हैं। परमाणु घड़ी भी कहते हैं, ये परमाणु घड़ी ही सीजियम घड़ी है, ये कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने मात्रक एवं मापन से संबंधित ये बात खत्म कर ली है। यहां तक की कहानी खत्म। अब मात्रक तथा मापन से संबंधित ही जो चैप्टर आगे त्रुटि विश्लेषण और विमीय विश्लेषण आप पढ़ते हो, वो मात्रक तथा मापन में ही सीबीएस इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है। लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो, बट पार्ट अलग कर देंगे। मतलब त्रुटि विश्लेषण अलग पढ़ेंगे और विमीय विश्लेषण अलग पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस अलग और डायमेंशनल एनालिसिस अलग, जिससे कि आपको हर एक पार्ट समझ में आए। क्लियर है? तो मुझे लगता है आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी।
जल्दी से लाइक करके हमें भेजिए और मुझे लगे कि आप लोग वाकई में जोश और ऊर्जा के साथ पढ़ रहे थे। सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी कमेंट करें आप भी कि आपने कितना लाइक किया, कितने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार, क्लास कैसी लगी, जोरदार क्लास थी कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद धन्यवाद, आभार आभार सभी का, बहुत बहुत आभार, बहुत मस्त लगा। जितने भी बच्चे लाइव थे गजब, क्या क्रिएट रेवोल्यूशन ला दिया है। टारगेट बोर्ड अब आप टॉपर लेकर के आएगा। टॉपर आप में छिपे हैं, वो कौन है अभी नहीं पता, मैं बताऊंगा कौन है टॉपर, कौन है वो पता चल जाएगा जल्दी। कमेंट रीड करता हूं मैं, बाद में कमेंट एक एक रीड करता हूं। अभी मैंने बताया एग्जाम्पल का, वो लड़का मेरे ध्यान में है, ठीक है, उसका कमेंट मेरे पास स्क्रीनशॉट में है उसका नाम क्या है ये जान लीजिए। तो कमेंट करिए, अच्छे करिए, मुझे अच्छा लगता है आपका सपोर्ट, आपके प्यार का ही तो भूखा हूं यार, क्यों समझते हो? इतनी इतनी ऊर्जा लेकर के आना है, आपको समर्पित है सब, सब आप ही की वजह से तो बना हुआ है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट डे इसी ऊर्जा और जुनून के साथ हम लोग क्लास को शुरू भी करेंगे, ठीक है? तो अभी धन्यवाद कम आए हैं, ठीक है? चलिए वेरी गुड, तो सभी को थैंक यू और मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।